दोस्तों आज हम आपको थॉमस जे स्टैनली की लिखी गई बुक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर का बुक समरी देंगे। इसमें जो भी थॉमस जे स्टैनली ने जो की पॉइंट्स बताए हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बुक का पूरा ज्ञान इसी वीडियो से ले सकते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, दूसरा है मिलेनियर माइंडसेट, तीसरा है कंजूसी की लाइफ, चौथा है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, पांचवा एंटरप्रेन्योरशिप, छठवा है एजुकेशन, सातवां है फाइनेंशियल फ्रीडम, आठवां है डेप्ट मैनेजमेंट, नौवा है जरूरत से कम में जियो, दसवां है वैल्यू एंड एथिक्स, ग्यारहवा है परंपरागत वेल्थ और बारहवा है चूसिंग द राइट करियर। दोस्तों पहला है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। दोस्तों मिलेनियर नेक्स्ट डोर के जो ऑथर है थॉमस जी स्टैनली, उन्होंने वेल्थ को अलग तरीके से इसमें परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि वेल्थ असल में आपका नेटवर्थ होता है। दोस्तों नेटवर्थ वो होता है जब आपके टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी को हटा दिया जाता है तो जो बचता है वही आपका नेटवर्थ कहलाता है। दोस्तों इसमें उस चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आपकी मंथली सैलरी या ईयरली सैलरी कितना है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया गया है कि आपके पास टोटल पैसा बचता कितना है, आप एक्चुअल में कितनी वेल्दी है। दोस्तों इसमें वेल्थ का डेफिनेशन अलग तरीके से दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो वेल्थ है वो ना तो किसी का कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, वो उनके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर उनका माइंडसेट अच्छा है या वो लोग अपने वेल्थ को अपने अच्छी तरीके से समझते हैं तो वही उनका वेल्थ कहलाता है। दोस्तों वेल्थ को बहुत से लोग पैसे से भी समझते हैं, या बहुत से लोगों को लगता है कि जितना सोना चांदी खजाना उनके पास है उतना ज़्यादा वेल्थ है। ये नहीं है दोस्तों, वेल्थ यहाँ अलग तरीके से परिभाषित किया है। वेल्थ वो चीज़ नहीं है जिसे आप जमा कर सकते हैं या जिसे आप छुपा करके या बैंक में जमा रख सकते हैं। वेल्थ वो चीज़ है जो आपके पास होता है, आपके दिमाग में होता है, उसे ही असल में वेल्थ करते हैं, क्योंकि उसे कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता है। दूसरा है दोस्तों मिलेनियर माइंडसेट। दोस्तों मिलेनियर नेक्स्ट डोर के जो ऑथर है उन्होंने ये अच्छे से बताया कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप अगर मिलेनियर भी है लेकिन अगर आपका माइंडसेट गरीबों वाला है तो आपके पास उतना पैसा रहते हुए भी आप किसी काम के नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपके पास मिलेनियर माइंडसेट होना चाहिए, तभी वो पैसा आपके किसी काम में आ सकता है। अगर आपके पास मिलेनियर माइंडसेट नहीं है तो आप पैसे होते हुए भी या आप अमीर होते हुए भी आप गरीब हैं, आप भिखारी से भी बदतर है, क्योंकि आपके पास उस तरीके का माइंडसेट ही नहीं है जो मिलेनियर के पास होता है। दोस्तों ऑथर बताते हैं कि मानसिकता ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मानसिकता होता है, जो विनम्रता अमीरों के पास होता है, या जिस तरीके से वो लोग बचत करते हैं, जिस तरीके से वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरीके से वो इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, उस तरीके से गरीब लोग नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग मिलेनियर होते हैं। इसलिए मिलेनियर माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा है कंजूसी की लाइफ। दोस्तों अगर आप वॉरेन बफेट को देखें जो कि बहुत अमीर आदमी है, अगर उनकी लाइफस्टाइल को देखें, उनके मोबाइल को देखें या उनके घर को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही कंजूसी की लाइफ जीते हैं। कंजूसी की लाइफ का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं फिर भी आप अपनी जरूरी चीज़ों को ना खरीदें, बल्कि कंजूसी की लाइफ का यहाँ मतलब ये है कि आप फालतू चीज़ें ना खरीदें। आप जितने चीज़ों से अपने गुजारा बसार कर सकते हैं उतने ही तरीकों से करें। इसमें कंजूसी की लाइफ का मतलब है आप अधिक धन खर्च करने से बचते हैं। इसका मतलब है आपको प्लानिंग के साथ में बजट बनाना पड़ता है, अपने इनकम को अच्छे से डिवाइड करना पड़ता है, उसमें से कुछ को अपने जरूरी काम के लिए रखना पड़ता है, कुछ को सेविंग में रखना पड़ता है, कुछ को इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ता है। इसे ही कंजूसी की लाइफ कहते हैं, जो कि आपको मिलियनेयर बनाता है। चौथा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। दोस्तों बहुत से लोग जो सोचते हैं कि अगर उनके पास एक बार पैसा आ जाए तो वो किसी भी स्टॉक को खरीद लेंगे और उससे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो दोस्तों ये ठीक तरीके का नहीं है, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी आपका सही होना चाहिए। दोस्तों अगर आप पैसे के प्रति समझदार नहीं है या आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप रातों रात रोड पर आ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को पहले समझना पड़ता है, स्टॉक को समझना पड़ता है, रियल एस्टेट को समझना पड़ता है, या जो भी हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं उन्हें समझना पड़ता है, या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं उनसे सलाह मशवरा करना पड़ता है, उनसे एडवाइस लेना पड़ता है, तभी आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उतना ही जरूरी है जितना आपका पैसे कमाने के लिए आपका स्किल सेट होना है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए। पांचवा एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों ऑथर ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको
अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आपको बिना कुछ काम किए ही आपको मिलियनेयर बना सकता है, ये बिलियनेयर बना सकता है दोस्तों। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें आपको खुद काम नहीं करना पड़ता है। आपके जो टीम वर्क होते हैं या आपका जो भी बनाया गया सिस्टम है, जो भी आपका खड़ा किया हुआ बिजनेस है, वही ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जो आपको या तो बहुत ऊपर तक ले जा सकती है, या अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो ये आपको बहुत नीचे भी ले जा सकती है दोस्तों। किताब में अच्छे से बताया गया है कि धन कमाने के लिए उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ही वो इंसान होता है जो धन को सही तरीके से संभालना भी जानता है, उन्हें इन्वेस्ट करना भी जानता है, किस तरीके से अपनी मनी का यूज करके और ज़्यादा मनी बनाया जा सकता है, या फिर किस तरीके से पैसे का पेड़ लगाया जा सकता है। ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही समझ सकता है। इसलिए आपको एंटरप्रेन्योर बनने पर जोर दिया गया है। छठवां है दोस्तों एजुकेशन। दोस्तों बहुत से लोगों को अगर आपने देखा होगा, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वो लोग लॉयर होते हैं, या फिर जज होते हैं, या फिर बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। बहुत सारे कलेक्टर लोग भी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन तो होता है जो फॉर्मल एजुकेशन उन्हें स्कूल के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन एक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता है। इसलिए वो लोग बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको एजुकेशन पर ध्यान देना है, आपको सेल्फ एजुकेशन पर ध्यान देना है, खुद सीखना है, जिससे आपको ये समझ में आए कि आपका पैसा किस तरीके से काम कर रहा है, आप खुद किस तरीके से सोचते हैं, आपके सोचने का नजरिया कैसा है, या किस तरीके से पैसा काम करता है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, किस तरीके से जो भी बिजनेस है उसका पीछे का जो बिहाइंड द सीन है वो कैसा होता है, किस तरीके से बिजनेस काम करती है, किस तरीके से पैसे को कम से और भी ज्यादा बनाया जा सकता है। दोस्तों जब आप एजुकेशन ले लेते हैं, एजुकेशन का मतलब यहाँ हाई डिग्री या हाई डिप्लोमा या पीएचडी करने से नहीं है। एजुकेशन का मतलब है यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन से, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन से। अगर आप वो ले लेते हैं तो आप फिर आसानी से धीरे धीरे अमीर बनते जाएंगे। सातवां है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की चाहत सभी में होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन्हें एक्चुअल में अचीव कर पाते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सोचने में बहुत अच्छा लगता है और इसे अचीव करना उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके लिए जो कई स्टेप्स लेना पड़ता है, जो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम उतना भी आसान नहीं है, उतना भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको जो बाकी पॉइंट्स ऊपर बताए गए हैं उनको ध्यान में रखना होगा। आपको एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान देना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज पर ध्यान देना होगा, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप एक बार एक अमाउंट तक पैसे कमा ले और उसके बाद पूरी तरीके से खाली बैठ जाए, आप कुछ भी ना करें। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सीधा सा मतलब है कि आपको पैसे के बारे में एक बार सोचना ना पड़े, एक बार आप ऐसा सिस्टम सेटअप कर दे जिससे पैसा आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाए, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर आप कहीं बुरे तरीके से भी कहीं फंसे भी रहे या आप जेल में भी रहे तो भी आपको पैसे मिलते रहना चाहिए। आप अगर सोए भी रहे तो भी आपको पैसे मिलना चाहिए, या आप कहीं वीकेंड में घूमने भी जाए तो भी ऑटोमेटिकली आपको पैसे मिलते रहना चाहिए। इसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। सातवां है दोस्तों डेट मैनेजमेंट। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आप कई चीजों के कारण या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ जाता है या आप पर डेप्ट पड़ जाता है। इसलिए 8वें पॉइंट में ऑथर ने डेप्ट मैनेजमेंट पर बात की है। उन्होंने बताया है कि डेप्ट पर आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना जो भी डेप्ट है उसे क्लियर कीजिए। आप पर जितना भी कर्जा है उसे क्लियर कीजिए। क्योंकि दोस्तों डेप्ट एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये ऐसे बढ़ती जाती है कि आप शुरू में तो इसे छोटा मानेंगे, लेकिन जैसे जैसे इसका ग्रोथ होते जाएगा, एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करने लग जाएगा, तो जब आप इसके विकराल रूप को देखेंगे तो आप पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए डेप्ट को पहले ही खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों ऑथर ने बताया कि क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल भी यूज ना करें। आपको जब जरूरत है तब आप कैश का यूज करें, या जितना कम से कम आप कर्ज लेंगे उतना ही ज्यादा आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के चांसेस हो जाएंगे। और बताया गया है कि आपको फालतू खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो भी डेप्ट लेते हैं उनका मेन कारण यही होता है कि वो लोग फालतू खरीदारी करते हैं, इसलिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। जब आप फालतू खरीदारी नहीं करेंगे, क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करेंगे और जरूरत के हिसाब से कंजूसी भरी लाइफ जिएंगे तो आप डेप्ट से बच सकते हैं। और डेप्ट मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका यह है कि आप सबसे पहले कम से कम डेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में अपने डेप्ट को क्लियर कीजिए।
9वां है दोस्तों, जरूरत से कम में जियो। दोस्तों ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो इस बुक में बताया गया है। दोस्तों थॉमस जे स्टैनली ने इस बुक में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो 9वां कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेस्ट दिया है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप कभी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, आप पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएंगे, एक बार उस चीज को फील कीजिए, उस लाइफ को फील कीजिए, या फिर कुछ दिन के लिए वैसा ही जीने की कोशिश कीजिए। इनमें बताया गया है कि जरूरत से कम में जियो। दोस्तों अगर आपको कभी लगता है कि आपका जॉब चला जाए तो आप बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, एक बार ऐसे सोचिए या ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपकी जॉब जा चुकी है और उसी परिस्थिति में 1 महीने या 1 हफ्ते तक जिंदा रहने की कोशिश कीजिए। जब आप उस चीज में सर्वाइव कर पाएंगे, आप जरूरत से कम चीजों में जीना सीख जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है, जो आपका पीस ऑफ माइंड है, वो उसी चीजों में है। दोस्तों जब आप जरूरत से कम चीजों में जीना सीख जाएंगे तब आपको ज्यादा डर नहीं रहेगा, क्योंकि डर उसी इंसान को होता है जिसको ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ चला जाएगा तो बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, या फिर उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब आप जरूरत से कम चीजों में जीना सीख जाएंगे, आप एक बार उसमें एडजस्ट करना सीख जाएंगे, तो उसके बाद आप पर अगर कभी बहुत बड़ा नुकसान भी आता है, आपको बहुत बड़ा लॉस भी फेस करना पड़ता है, तो भी आप उतने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, या उतना आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा जितना बाकी लोगों को होगा। इसलिए आपको जरूरत से कम चीजों पर जीने की कोशिश करना है। आपको कभी ऐसा करना है कि आप कम से कम खाना खाएं, या कम से कम ऐसे चीजों से घिरे रहे, मटेरियलिस्टिक कम से कम चीजों से घिरे रहे जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और जो बचे हुए पैसा है, या जो भी आप खर्चे करने के बजाय जो पैसा बचा रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट लगाए या अपने सेविंग में रखें। 10वां है दोस्तों, वैल्यू इन एथिक्स। दोस्तों पैसा कमाना एक तरीके से आसान भी है और एक तरीके से मुश्किल भी है, पर अगर आप अपने एथिक्स को भूल जाते हैं, आप अपने वैल्यूज को भूल जाते हैं, तो आप चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा ले, वो आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता है। ऑथर के अनुसार ये बताया गया है कि जो भी आपके जो वैल्यूज होते हैं, जो भी आपके नैतिक कर्तव्य होते हैं, जो भी मोरल वैल्यूज होते हैं, जैसे ईमानदारी है या कड़ी मेहनत है, या आपका जो भी दृढ़ निश्चय है, आपका जो माइंडसेट है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो एक्चुअल में रियल वेल्थ होता है। क्योंकि अगर आप पैसे कमाने की होड़ में चले जाए और आप बेईमानी करके या किसी के साथ में धोखा करके पैसे कमा ले, तो आप करोड़पति तो हो जाएंगे, आपके पास पैसे तो आ जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप अपने वैल्यूज को और अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर चुके होंगे, आप अपने कैरेक्टर को मार चुके होंगे, जो रियल पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन होता है उसे आप खत्म कर चुके होंगे, या आप अपने अंदर के जो सच्चे इंसान है उसको खत्म कर चुके होंगे किसी को धोखा देकर। दोस्तों इस तरीके से आप पैसे कमा करके भी पूरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि आप पर ना तो किसी को भरोसा रहेगा और ना ही आप खुद से नजरें मिला पाएंगे, क्योंकि आपने अपने एथिक्स को और अपने जो मोरल वैल्यूज है उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया होगा। इसलिए पैसा भले ही आपके पास कम रहे, आपको वैल्यूज और एथिक्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। 11वां है दोस्तों, परंपरागत। दोस्तों इसमें जो ऑथर है, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के जो ऑथर है थॉमस जे स्टैनली, उन्होंने बताया है कि जो परंपरागत वेल्थ होता है वो एक तरीके से सही भी होता है, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। परंपरागत वेल्थ का मतलब होता है जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपके दादा से आपके पिता को और आपके पिता से आपको मिलने वाला जो वेल्थ है, जो भी खानदानी जमीन जैसा होता है या खानदानी जो बिजनेस होता है, वो एक तरीके से परंपरागत वेल्थ कहलाता है। लेकिन दोस्तों इसको संरक्षित रखने के लिए या इसको आगे ग्रो करने के लिए आपको एथिक्स को और अपने कठिन मेहनत को भी जोर पर लगाना होता है। आपको अपने दिमाग के फुल पोटेंशियल को यूज करना पड़ता है, तभी आप अपने परंपरागत वेल्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उनकी बाप दादाओं की बहुत ज्यादा जमीन होती है, बहुत ज्यादा रुपया पैसा होता है, उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा एम्पायर होता है जिस पर वो काम ना भी करे तो भी उनकी सातों पुश्तें चलती रहेगी, पर वो लोग उन तरीके या उन बिजनेस पर गलत डिसीजन ले लेते हैं, बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। इसमें बताया कि परंपरागत वेल्थ मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। या अगर आप अपने बच्चों के लिए या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए परंपरागत वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको पहले धन को समझना पड़ेगा, पहले धन को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसे ऐसे बिजनेस में लगाना पड़ेगा या खुद का एक ऐसा बिजनेस बनाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली आपको पैसे देते जाए। इस तरीके से आपका जो आने वाली पीढ़ी है वो उस परंपरागत वेल्थ को यूज कर पाएगी और आपका नाम लेती रहेगी। 12वां और लास्ट है दोस्तों,
चूजिंग द राइट करियर। दोस्तों यहाँ पैसे से एक मतलब तो ये है कि आपको पैसा बहुत कमाना है, लेकिन एक चीज ऑथर बोलते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, लेकिन अगर आप गलत करियर में हैं तो आप बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड नहीं पा सकते हैं, या जो भी पैसा आपको मिलेगा उससे आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि जो काम आपको पसंद ही नहीं है, अगर उसे करके आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप पैसे के लालच में उस काम को करते तो रहेंगे, पर आपके डीप डाउन या इनर सोल को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल भी मजा ही नहीं आएगा उस काम को करने में। इसलिए ऑथर ने कहा है कि सबसे पहले आपको पैसा तो कमाना है, लेकिन सबसे पहले अपने जो करियर है उसको राइट करियर को चूज कीजिए, ऐसे करियर को चूज कीजिए जिसमें आपको पैसा भी मिले, आपको मजा भी आए और आप उस काम को अच्छे से कर भी सकते हैं। इसे ही आइकिगाई कहते हैं दोस्तों। थॉमस जे स्टेनली ने कहा है कि जब आप आइकिगाई को चूज करेंगे तो आपको सही तरीके से पैसा भी मिलेगा, आपको मजा भी आएगा और आप अपने जो भी ट्रू पोटेंशियल है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि आदमी जब पैसे के लिए काम करता है तो वो उतना मन से काम नहीं करता है, लेकिन जब मजे के लिए काम करता है तो मन से भी काम करता है, और जब अच्छे मन से वो काम करने लग जाता है, अच्छा मेहनत करने लग जाता है, तो उससे पैसा भी ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। इसलिए आपको अपने करियर पर या जो भी आपका पेशा है, जिस भी व्यवसाय में आप जाना चाहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये 12 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसे अच्छे से हम समराइज कर देते हैं। पहला है दोस्तों डेफिनेशन आपके वेल्थ वो है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, जो आपके अंदर होता है। दूसरा मिलियनेयर माइंडसेट, आपका माइंड ही आपको मिलियनेयर बनाता है या फिर भिखारी बनाता है। तीसरा कंजूसी की लाइफ, कंजूसी की लाइफ अगर आप जिएंगे तो वो आपके लिए भी बेस्ट होगा और आपके परिवार के लिए बेस्ट होगा। चौथा है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक स्ट्रेटेजी बनाइए। पांचवा एंटरप्रेन्योरशिप, बिना काम किए पैसा बनाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा है। छठवा एजुकेशन, वित्तीय एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये वो एजुकेशन नहीं है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। सातवां है फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का ये मतलब नहीं है कि आप काम करना ही बंद कर दे। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का मतलब ये है कि आप पर पैसे का बोझ ही खत्म हो जाए, आप पैसे के बारे में सोचना ही बंद कर दें। आठवां है डेप्ट मैनेजमेंट, अगर आप कर्ज ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो उसे बुरी तरीके से बंद कर दीजिए और सबसे पहले अपने छोटे डेप्ट को क्लियर कीजिए। नौवा है जरूरत से कम में जियो, अगर आपको लगता है कि आप कहीं रोड पर आ जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो कभी एक बार उसी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए, कम से कम चीजों में जीने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आप उन चीजों में भी एडजस्ट कर सकते हैं। 10वां है वैल्यू एंड एथिक्स, आप चाहे अच्छे तरीके से पैसे कमाएं या बुरे तरीके से कमाएं, आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जब आप वैल्यू और एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी कोशिश करें पैसे कमाने की तो अपने वैल्यू और एथिक्स को हमेशा ध्यान में रखें। 11वां है परंपरागत, अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप परंपरागत वेल्थ को गवा देंगे, और अगर आप परंपरागत वेल्थ बनाना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तो बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उन्हें एजुकेट भी करते जाइए, उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन भी कीजिए। 12वां है ऐसे काम को चूज कीजिए जिसमें आपको मजा भी आए और आपको पैसा भी मिले। दोस्तों अगर आपने द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इस बुक को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है, इस बुक समरी को समझ लिया है,